स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हाउ प्रेशर अफेक्टेड द सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और ये टोटल जो सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड का लॉ जो है टोटल कंप्लीट फॉलो करता है हेनरीज लॉ का। आइए जानते हैं क्या है हेनरी लॉ। सबसे पहले मैं बता दूं कि हेनरी लॉ का पूरा नाम क्या है। हेनरी लॉ का पूरा नाम है विलियम हेनरी। ठीक है, विलियम हेनरी इनको पूरा नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो ये लॉ दिया था ये 1805 में दिया था। सबसे पहली बात जान लीजिए 1805 में। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आप जो जानते हो सॉल्विटी इनका जो पूरा जो लॉ है ये डिपेंड करता है किस पे, किसके लिए है। मैं ये कहूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये टोटल लॉ इसी पर है, इसी के लिए है। तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो है सॉल्विटी ऑफ गैस इन लिक्विड जनरली हम लोग अपने लाइफ में भी यूज करते हैं। कोई सॉफ्ट ड्रिंक हम लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या हम लोग बेवरेज कोई भी लेते हैं, शैंपेन्स वगैरह भी, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिजोल्व होता है। उसको काफी प्रेशर देकर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व किया जाता है, तब उसको सील कर दिया जाता है कंपनियों के द्वारा। लेकिन हम उसके बावजूद भी उसको चिल करके पीते, मतलब ठंडा करके पीते हैं। क्यों? इसलिए कि टेम्परेचर जितना ज्यादा घटेगा सॉल्युबिलिटी CO2 गैस का उतना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक में बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा CO2 की सॉल्युबिलिटी उसमें डिजॉल्व होगा। तो यहां पे मैं बता दूं कि यहां पे टेम्परेचर को इन्होंने कांस्टेंट किया था। इनकी सारा लॉ जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया था। मैं बता दूं कि ऐसा इन्होंने दिखाया था कि प्रेशर का, खास करके इन्होंने प्रेशर को ही लेकर चला था और प्रेशर का इफेक्ट को ज्यादा इन्होंने महत्व दिया था। मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लो कि ये कोई वाटर है लिक्विड में, यहां पे मैं एक सॉल्वेंट लेता हूं और ये सॉल्वेंट हमने लिया वाटर एक कंटेनर में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वाटर में डिजॉल्व होने वाले जितने भी गैसेस हैं या नहीं डिजॉल्व होने वाले भी गैसेस हैं उनको भी डिजॉल्व बाय प्रेशर से हम लोग कर सकते हैं। तो ये मान लो कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस हुए, हाइड्रोजन गैस हुए। तो इन सबका जो डिजॉल्व सॉल्युबिलिटी है वाटर में ये सब सेम नहीं है, सबका सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। कोई जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, कोई मतलब ज्यादा प्रेशर देने पर सॉल्युबल होगा। यानी कि इनकी कहें तो सबका पार्शियल प्रेशर जो है अलग अलग है। क्या है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर वो है किसी भी पार्टिकुलर गैस को किसी लिक्विड में डिजॉल्व करने के लिए जो प्रेशर आपको लगाना है, जो रिक्वायर्ड प्रेशर है, उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो सबका पार्शियल प्रेशर तो अलग होगा क्योंकि सब इस वाटर में अलग अलग प्रेशर पे डिजॉल्व होंगे। ये बात क्लियर हुआ। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इसका हम चर्चा आगे करेंगे, इसका क्या खास है इस हेनरी लॉ पे, क्या इस हेनरी लॉ ने इस पे डिस्क्राइब किया है, क्या बताया है। लेकिन तत्काल में हम लोग एक चीज जानते हैं, पहले एक और चीज जानते हैं कि सभी गैसेस इसमें प्रेशर देने पर किस तरह से ये डिजॉल्व होते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे ये लिक्विड यानी कि वाटर ही लेंगे, हम ये इतना वाटर लिए, ठीक है, हम इसमें ये वाटर को ले लिए और अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं और ये हमने प्रेशर को यहाँ पे यूज किया, इसको प्रेशर P1 मानते हैं। और इसके ऊपर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो गैस पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इसके ऊपर सभी गैस, कोई भी गैसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी गैस पार्टिकल्स हैं, तो ये सभी गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और नेचुरली क्या होता है कि कोई भी लिक्विड में अगर इसमें से गैस डिजॉल्व है तो एट नॉर्मल प्रेशर पे भी
लिक्विड के सरफेस एरिया में भी गैस प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली ऐसा होता है, यहां पे भी गैस प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन जैसे हम इसमें प्रेशर को और बढ़ाएंगे, हम यहाँ प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, और हम लिक्विड हमारा यही रहेगा, चूंकि प्रेशर का इफेक्ट जो है वो लिक्विड पे नहीं पड़ता है, ये बात तो कंफर्म है, प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड पे तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर हमारा जो है बिल्कुल यहां तक आ गया, ठीक है, प्रेशर हमारा बिल्कुल आ गया यहां तक, इसको हम P2 मानते हैं, और P1 जो है P2 से कम है, यानी कि प्रेशर जो P1 था ये P2 से कम है, P2 ज्यादा है प्रेशर। तो अब हम यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, तो जितने भी इसमें गैस पार्टिकल्स हैं ये कंप्लीट रूप से इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। इसमें हम जो ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन दे रहे हैं ये सब गैस पार्टिकल्स हैं, इसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये गैस पार्टिकल्स कंप्लीट उसको बेस तक चलेगा, ज्यादातर गैस पार्टिकल्स उसके सरफेस एरिया तक ही रहते हैं। तो ये सभी जो है गैस पार्टिकल यहाँ पे डिजॉल्व हो चुके हैं। तो हम लोगों को जो हेनरी लॉ बताया गया है ना, तो हेनरी का क्या कहना था, यहाँ पे हेनरी कहते थे, अकॉर्डिंग टू हेनरी का कहना है कि जो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड हैं, यानी कि उनका अमाउंट जो डिजॉल्व्ड है वो अमाउंट ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैसेस व्हिच डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। तो जो लिक्विड में डिजॉल्व है उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके अमाउंट, यहाँ अमाउंट मतलब कि सोल्युबिलिटी को ले लेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग सोल्युबिलिटी भी लिख सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to the gas which dissolved in liquid, या present in above the liquid भी कह सकते हैं, जो लिक्विड के ऊपर जो present है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट गैस कर देते हैं यहाँ पे, टू दैट गैस present above the liquid surface, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट है, यहां भी लिक्विड सरफेस पर है सिर्फ, तो जितना वो डिजॉल्व हुए हैं मतलब जितना वो सोलुबल हो गए, सोलुबिलिटी ही बताता है अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, है ना। सॉलिबिलिटी को ही कहते हैं, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू m1 बाई m2 इंटू 100, यानी कि सॉल्वेंट में सॉलिड का जितनी अमाउंट डिजॉल्व्ड है उसका परसेंटेज ही हमारा क्या कहलाता है, सॉलिबिलिटी कहलाता है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट गैस प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेजेंट है वही हमारा सॉल्युबल। ये मतलब हेनरी का एक लॉ था जो स्टार्टिंग में हेनरी ने ये सब चीजों को देखकर बताया था। लेकिन वहां सबसे मतलब बड़ा साइंटिस्ट एक थे डाल्टन, डाल्टन ने भी इस पे कुछ कहा। डाल्टन का क्या कहना था, थोड़ा इसको मिटाते हैं। डाल्टन का ये कहना था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो मोल फ्रैक्शन का फंक्शन होता है। मतलब इनका ये कहना था कि सॉल्युबिलिटी हमारा जो है इसको मेजर हम करेंगे किसमें, इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन भी तो ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड बाय टोटल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन n1 by n1 plus n2।
तो इनका कहना था कि सॉल्युबिलिटी को हम लोग मेजर करेंगे इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। किसका कहना था? डाल्टन्स का। अब आइए दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, डाल्टन का यह कहना था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी लिखो डायरेक्ट, सॉल्युबिलिटी इज measured in the term of mole fraction। मोल फ्रैक्शन यानी कि x। तो इनका कहना था कि सॉल्युबिलिटी जो है उसको हम लोग कभी भी जो मतलब मेजर करेंगे वो अब हम लोग उसके अमाउंट में ना मेजर करके उसके मोल फ्रैक्शन को मेजर करेंगे। ये हमारा मोल फ्रैक्शन था। मोल फ्रैक्शन के मतलब टर्म में हम लोग इसको मेजर करेंगे। ये बात क्लियर हो गया। साथ में उन्होंने एक और बात कहा कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि गैस की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, बताइए? पार्शियल प्रेशर पर। यहां देखिए, solubility of gas is फंक्शन लिख सकते हैं। solubility of gas is a function of partial pressure। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर का फंक्शन है। ये बात भी क्लियर हो गया। तो डाल्टन का ये कहना था कि ये इनका थोड़ा नियम बदल गया। इनका ये कहना था, इनका लॉ क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब जो उसमें डिजॉल्व्ड है, इनका मतलब कहना था कि जो सॉल्युबल गैसेस सॉल्युबल है लिक्विड में, उनका मोल फ्रैक्शन, चूंकि इन्होंने मेजर किया किसमें? मोल फ्रैक्शन में, वो उनके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इनका थोड़ा लॉ मतलब यहां से बदलता है। ठीक है। इनका कहना था कि द मोल फ्रैक्शन, डायरेक्ट लिखते हैं यहां पे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, या डायरेक्ट गैसेस लिख सकते हैं, ऑफ गैसेस is directly proportional to the partial pressure of that gas over the solution। ठीक है, ओवर द सॉल्यूशन। तो ये डाल्टन्स का लॉ बना है। डाल्टन्स का क्या लॉ बना कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के ऊपर जो गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मोल फ्रैक्शन। फिर मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? वही तो हुआ जितना डिजॉल्व होते हैं, अमाउंट ऑफ गैसेस डिजॉल्व्ड इन द वाटर, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इसको मोल सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड एट द मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे उन्होंने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में मेजर्ड करके ये एक रिलेशन बताया। अब हेनरी ने सोचा कि ये जो है, चूंकि डाल्टन बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे और उन दोनों को मिलाकर इन्होंने एक अपना नया लॉ फिर बनाया। तो हेनरी का न्यू लॉ क्या है, तो यहां जानते हैं, न्यू हेनरी लॉ। हेनरी का नया नियम क्या है? अब यहां पे थोड़ा सा हेनरी ने अपने लॉ को थोड़ा सा चेंज किया, मतलब इन दोनों अपना लॉ और डाल्टन्स के लॉ को कंपेयर करते हुए उन्होंने अपने लॉ में थोड़ा सा चेंज किया। क्या कहा? इन्होंने कहा कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ध्यान देंगे वेपर फेज दैट मीन्स गैस ही हुआ ना, क्योंकि लिक्विड का वेपर फेज ही गैस होता है। वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन of the gas in the solution इनका लॉ थोड़ा सा बदला, और यही लॉ सबसे मेन लॉ माना जाता है। वैसे में एग्जाम में आप ये लॉ लिखो या पहले मैंने जो बताया था वो लॉ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरा मिलेगा। 2 नंबर का आता है हेनरी लॉ, तो कोई लॉ लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेन लॉ है, इसको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। The partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. सॉल्यूशन में जो गैस डिजॉल्व है उसका मोल फ्रैक्शन ले लीजिए, और उसका जो गैसेस जिस प्रेशर पे डिजॉल्व है, गैसेस जिस प्रेशर पे डिजॉल्व है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर लिए। यहाँ एक बात मैं और समझाता हूँ, हेनरी लॉ रहने देते हैं, बाकी हम यहाँ में मिटाते हैं। जितना ज्यादा हमारा गैस डिजॉल्व होगा हमारी पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगी। इस बात को समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं ये लिक्विड है, यानी कि कोई सॉल्वेंट है, और ऊपर में जो गैस पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने दिखाया था ये गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो गैस पार्टिकल है यहाँ मैंने दिखाया था, प्रेशर जो इसे देते हैं तो ये इसमें डिजॉल्व होता है। इस बात को समझना है कि ये डिजॉल्व होने का जो केसेस है ये उसके अलग अलग गैस के अलग अलग प्रेशर को फॉलो करता है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, इसी को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो जिस प्रेशर से O2 डिजॉल्व होगा दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, जिस प्रेशर से नाइट्रोजन डिजॉल्व होगा दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, जिस प्रेशर से हीलियम डिजॉल्व होगा दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, जिस प्रेशर से हाइड्रोजन डिजॉल्व होगा दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो सबका पार्शियल प्रेशर जिस प्रेशर से वो डिजॉल्व हो रहा है इन लिक्विड दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इन वेपर फेज। ये कभी भी लिक्विड नहीं रहेंगे, ये वेपर फेज में रहेंगे, यानी गैस भी है। वेपर फेज दैट मींस गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बढ़िया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि हेनरी के लॉ के अनुसार इनका क्या यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कहता, पार्शियल प्रेशर को पी लेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन को हम क्या लेते हैं x, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ध्यान देंगे इस बात को, P इज इक्वल टू स्टीम घटाएं कोई ना कोई कांस्टेंट डालेंगे, हेनरी ने अपना ही कांस्टेंट लगा दिया KH इंटू x, ठीक है। ये बना आपका एक फॉर्मूला ऑफ हेनरी लॉ का, वेयर P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ गैस इन लिक्विड, और x जो है मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, और केज क्या है यहां पे, लॉ को यहां मिटाते हैं, केज क्या है यहां पे, ये है हेनरीज कांस्टेंट है ये। तो अब हम लोगों को यहां से बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट को और डिफाइन करते हैं और जानते हैं। हेनरीज कांस्टेंट के थोड़ा हम यूनिट जाते हैं, यूनिट ऑफ केज क्या होगा, चूंकि केएच इज इक्वल टू पी इंटू एक मिनट, चूंकि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, इसलिए KH इज इक्वल टू P बाई एक्स होगा। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको कि x का जो है x यानी मोल फ्रैक्शन जो होता है ये यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है। तो अब आप क्या करोगे यहां पे, अब आप ये करोगे कि केज का यूनिट जो है वो किस पे डिपेंड हुआ, टोटल प्रेशर पे, ठीक है।
ये डिपेंड हुआ प्रेशर पे। केएच की जो यूनिट है ये डिपेंड होता है प्रेशर पे। तो चलिए प्रेशर की क्या यूनिट है, एटीएम, बार, पास्कल, ये जो है केएच की यूनिट्स है। और यही हमारा प्रेशर की भी यूनिट्स है। प्रेशर की जो यूनिट्स फॉलो करेंगे वही हम केएच के यूनिट्स फॉलो करेंगे। एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके केएच का जो है, यहां पे एक ग्राफ भी हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि बार बार मैंने बताया आप लोगों को, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में मैंने बताया था कि कांस्टेंट जहां आता है उसका स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वहां पे स्लोप हम लोग कांस्टेंट को ले सकते हैं। तो ग्राफ से हम लोग कैसे इसको समझेंगे, आइए देखते हैं। इसका ने ग्राफ देखते हैं। चूंकि KH बराबर हमारा जो आ रहा है P/X आ रहा है। अब इसी को ग्राफ, इसी कांस्टेंट का ग्राफ दिखाना हमको। तो एक्चुअली ग्राफ तो हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में लेंगे। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, और यहां हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मतलब कि x ले रहे हैं। तो हमने ये देख रहा है, यहां पे हम देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है या पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन क्या है। तो यहां पे तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे ऐसे, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि ये हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोगों को किसी भी एक पॉइंट पे, है ना, किसी भी एक पॉइंट पे हम लोगों को यहाँ पे एक उसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर एक लिनियर रेखा लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग थीटा मानते हैं, और यही हमारा स्लोप होता है। और ये स्लोप जो है ये होता है tan थीटा, यानी कि tan थीटा, यानी कि स्लोप हो गया हमारा कौन सा, KH, और KH बराबर P/X। ये हमारे यहां से स्लोप हुआ। अगर थीटा मालूम है तो KH का मान ऐसे भी स्लोप से भी निकाल सकते हैं। किसी भी जेईई वगैरह में, नीट वगैरह में क्वेश्चंस ज्यादातर इससे आते हैं, अगर आएंगे तो ये बन जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे KH। फिर मैं बता रहा हूं KH यानी कि ये हेनरिच कांस्टेंट है, इनकी थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या है ये हेनरिच का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं यहां पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ हेनरिच कांस्टेंट, हेनरिच कांस्टेंट का प्रॉपर्टीज देखेंगे केज का। फर्स्ट में जानते हैं पहले क्या करता है ये। हेनरिच कांस्टेंट कहता है कि ये जो है इट इज द फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन है गैस, मतलब कोई भी गैस पार्टिकल रहेंगे उसके नेचर के फंक्शन, इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कि ये डिपेंड करता है केज, मैं इसको बता रहा हूं केज के लिए। केज का जो वैल्यू है वो प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होता है। CO2 गैस के लिए अलग होगा, ठीक है। तो जितने भी गैसेस चेंज होते रहेंगे उनका केज का मान भी बदलता रहेगा। मीथेन गैस के लिए अलग होगा, अमोनिया गैस के लिए अलग होगा, ठीक है। सभी गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए अलग होगा, सभी गैसेस के लिए, ठीक है। सॉल्वेंट में जो नेचर होगा गैस और सॉल्वेंट का उस पर डिपेंड करता है, यानी केज यहां बदलते हैं। सेकेंड नंबर में जानते हैं कि सेकेंड नंबर में यहां पे कहता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी, वैल्यू बढ़ेगा KH का तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ग्रेटर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एट
पार्टिकुलर प्रेशर, प्रेशर को यहां पे हम लोग पार्टिकुलर रखेंगे। तो इसको दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। मतलब एक मैं यहां पे आप लोगों को दिखा रहा हूं कि केज फॉर डिफरेंट गैसेस, केज फॉर डिफरेंट मतलब अलग अलग केज ले रहे हैं अलग अलग गैसेस के लिए। तो ये जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है। गैसेस इन वाटर तो क्या होगा ये देखते हैं। मान लो कि हम यहां पे ले रहे हैं गैसेस और यहां लेते हैं केज वैल्यू, तो जानते हैं यहां पे क्या होगा। मान लो कि यहां पे मैंने सबसे पहले लिया CO2 को, CO2 का जो होगा, CO2 नहीं लेते, यहां पे मैं हीलियम लेता हूं। हीलियम इसलिए ले रहे हैं कि हीलियम का केज का मान बहुत ज्यादा होता है। यहां पे केज का मान लगभग 144 होगा। इस सबको हम लोग बार में, एटीएम में, पास्कल में, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं किलो बार हम ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। किस में ले रहे हैं हम? किलो बार में इसको ले रहे हैं। तो 144 किलो बार लगभग टेम्परेचर इसका जो है ना, पार्टिकुलर टेम्परेचर करते हैं, फिक्स करते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम ले रहे हैं, 144 आएगा। इस प्रकार अगर हम आगे देखें डाटा, अगर एक और डाटा उठाएं अगर, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो होगा लगभग 75 होता है और ऑक्सीजन गैस का सबसे कम 35 होता है। लॉ क्या कहता है पहले यहां समझिएगा। चूंकि कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बाय केज, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक और चीज मैं आपको यहां बताता हूं कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतनी ज्यादा सॉल्विटी बढ़ेगी। क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन जो अमाउंट है डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, यानी कि मोल फ्रैक्शन इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी। मैं ये कह सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। जितना ज्यादा हमारा अमाउंट अगर किसी लिक्विड में डिजॉल्व होता है, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होता है और उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी और उतना ही ज्यादा उसकी पार्शियल प्रेशर भी होगी, याद रखिएगा। तो मोल फ्रैक्शन हमारा यहां पे बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। एक बात ध्यान रखिए, केएच बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन घटेगा। यहां देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस बात को समझिए। तो केएच बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन जो है सबसे कम होगा, इनका मोल फ्रैक्शन लो है। तो ये सब लिखने की यहां पे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बताता हूं। तो मोल फ्रैक्शन अगर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगा, यानी कि ये मैं लिख सकता हूं कि ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। और ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा, इससे थोड़ा ज्यादा। और ये क्या होगा? मोर सॉल्युबल होगा, इसकी सॉल्युबल और ज्यादा बढ़ेगी। यानी मैं कहूं कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी यहां पे क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि जैसे इस बात को पूरा ध्यान रखेंगे, कभी भी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब कि जितना अमाउंट किसी लिक्विड, किसी गैस का किसी लिक्विड में डिजॉल्व है उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन है और उतना ज्यादा उसकी पार्शियल प्रेशर, उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी है। क्लियर हुआ बात? एक्चुअली आप लोग एक बात को समझिएगा, कभी भी गैस में जो लिक्विड मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो आज हम लोग ये पढ़े कि हेनरी लॉ क्या है।